सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 की एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास के आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर करेंगे। एक एक प्रश्नों को आसानी से समझेंगे और एक एक प्रश्न के उत्तर को भी आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थे। तो देखिए, पाप स्वीकारोक्ति एक दस्तावेज थी। क्या थी ये दस्तावेज चर्च द्वारा जारी किया गया था और उस दस्तावेज में लिखा गया था कि इस दस्तावेज में मैं सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिला सकता है। ठीक है, तो ये था पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज। तो पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज चर्च द्वारा जारी एक दस्तावेज था। चर्च कहता था कि यह दस्तावेज व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सकता है। चर्च इन दस्तावेज को बेचकर खूब धन बटोर रहा था, यानी खूब धन कमाया इस दस्तावेज को। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। दो सभ्यता, एक एज़टेक सभ्यता, एक है मेसोपोटामिया सभ्यता। दोनों में क्या क्या तुलना थी, इसको तुलना करने के लिए लिखने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले लिखेंगे एज़टेक सभ्यता। एज़टेक सभ्यता की थी, क्या था? तो 12वीं शताब्दी में माया सभ्यता के पतन के बाद अमेरिका में एज़टेक लोगों ने सभ्यता की ज्योति जलाई। देखिए, 12वीं शताब्दी में के बाद माया सभ्यता का जब खत्म हो गया, उसके बाद अमेरिका के लोगों ने एज़टेक सभ्यता लाई। एज़टेक लोग, जिन्हें टोनका भी कहते हैं, एज़टेक के लोग को टोनका भी कहा जाता है, ने टेनोक्टिट्लान और टेलाटेलोका नाम की 2 राजधानी बसाई। 2 राजधानी क्या क्या? देखिए, टेनोक्टिट्लान और टेलाटेलोका नामक 2 राजधानी बसाई। इन लोगों की सभ्यता की मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। क्या क्या विशेषताएं थी? विशेषता ये थी कि देखिए, इनका साम्राज्य 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी इसका क्षेत्रफल था 2 लाख वर्ग किलोमीटर। इसे 38 प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन एक गवर्नर चलाता था। प्रांत मतलब क्या होगा? जैसे वर्तमान समय में भारत देश में 28 राज्य जो है ना, तो उस टाइम में प्रांत हुआ करते थे। तो उस कितना प्रांत था? 38 प्रांत थे और प्रत्येक प्रांत का एक गवर्नर होता था। ठीक है, जैसे अभी प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता ना, उसी तरह प्रत्येक प्रांत में एक गवर्नर होता था उस टाइम। ठीक है, अब दोनों में कि वे कोई देवी देवता को पूजा करते थे, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। सूर्य देवता और अन्य देवी इनमें प्रमुख थे। उन देवी देवताओं में सूर्य देवता और अन्य देवी जो थे वो प्रमुख थे। वे अन्य देवी की देवताओं को जननी मानते थे, वो अन्य देवी को देवताओं की जननी भी मानते थे। 3 में कि इन लोगों ने धातुओं को पिघलाकर उनका प्रयोग करना सीख लिया था। देखिए, जो कौन से बता, एज़टेक सभ्यता ने धातुओं को पिघलाकर उसका प्रयोग किस तरह करना है वो भी सीख लिए थे। उन्होंने धार्मिक समारोह से संबंधित एक पंचांग मनाया। इसके अनुसार वर्ष में 260 दिन होते हैं। एज़टेक सभ्यता के अनुसार वर्ष में 260 दिन होते हैं, लेकिन अभी जो है वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। लेकिन एज़टेक सभ्यता में वर्ष में 260 दिन होते थे। 15 से 21 ईस्वी में एज़टेक साम्राज्य का अंत हो गया। ये था एज़टेक सभ्यता। अब होता है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत 3 सभ्यता थे। एक सुमेरिया, एक थे बेबीलोनिया और सीरिया की गणना की जाती है। इन तीनों सभ्यता का जनजीवन लगभग समान थे। तीनों सभ्यता क्या थे? समान थे। समाज में उच्च, मध्य तथा निम्न 3 वर्ग थे। समाज में 3 वर्ग थे, उच्च, मध्य तथा निम्न। पहले दोनों वर्ग सुखी ऐश्वर्य का जीवन बीते थे। उच्च मध्य वर्ग का जीवन मतलब सुख तरह का था, जबकि निम्न वर्ग के लोग दुखी थे। समाज में पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों का स्थान निम्न था, यानी समाज में पुरुषों का स्थिति अच्छा था, स्त्रियों का स्थान निम्न था, जो कि अभी वर्तमान समय में भी है कि पुरुषों की स्थिति अच्छी है और महिलाओं की स्थिति अभी भी निम्न है। उसके बाद कृषि सिंचाई द्वारा की जाती थी। कृषि सिंचाई के द्वारा की जाती थी। मेसोपोटामिया के लोग टीन, तांबा तथा कांसे से परिचित थे। वस्त्र उद्योग उनका प्रमुख व्यवसाय थे। वे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, ये हो गया मेसोपोटामिया सभ्यता और एज़टेक सभ्यता, दोनों की मतलब क्या था? प्रश्न तुलना। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर पार करने को साहस किया? पुर्तगाल और स्पेन ने 15वीं शताब्दी में किन कारणों से अटलांटिक महासागर पार करने में सफल हासिल किया? तो स्पेन और पुर्तगाल ने, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ने होगा। ठीक है,
स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर को पार करने का निम्न कारण से साहस किया कि कुछ विशेष आर्थिक कारण से स्पेन के लोगों को महासागरीय शूरवीर बनाया। फिर स्पेन तथा पुर्तगाल के साहसी नाविक हर समय समुद्र में उतरने को तैयार रहते थे। वो लोग समुद्र में उतरते ही रहते थे क्योंकि उन्होंने अटलांटिक महासागर दूसरी ओर की भूमिका बहुत कम आंका था। फिर स्पेन और पुर्तगाल के शासक नए समुद्र खोज के लिए धन जुटाने के लिए भी तैयार रहते थे। स्पेन और पुर्तगाल के लोग धन जुटाने के लिए भी समुद्र की खोज कर रहे थे। तो यही सब कारण था। अगला प्रश्न 4 नंबर है। प्रश्न ये है कि नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या है। देखिए, नहर और रेलवे परिवहन के लाभ क्या है। तो देखिए, नहर परिवहन का लाभ ये है कि देखिए, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम लोग बस या कुछ ट्रक से ले जाएंगे, उसमें तो पेट्रोल का खर्चा आएगा ना, तो उसमें खर्चा बढ़ जाता था। जबकि नहर के द्वारा अगर हम ले जाएंगे तो उसमें खर्चा की बचत होगी। तो यही एक लाभ है। उसी तरह रेलवे का भी लाभ है, जिसे बस भाड़ा की अपेक्षा रेलवे भाड़ा कम लगती है। तो यही सब लाभ है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ में नहरें कोयले की शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई। इसका कारण यह था कि कोयले को इसके परिणाम और भार के कारण खुले तौर पर सड़क मार्ग से ले जाने से समय बहुत लगता था। मतलब कोयले का भार बहुत होने के कारण से सड़क मार्ग से ले जाने में समय अधिक लगता था, खर्च भी अधिक आता था। जबकि उसे नाव में भरकर नहरों के रास्ते ले जाने में समय और खर्च दोनों ही कम लगते थे। अगला है कि नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी ज़मीन पर स्थित खादानों या जंगलों को मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। नहरों की सुविधा कर नए नए शहर में विपणन केंद्र बनाए गए। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेजी से हुआ क्योंकि वह लंदन, ब्रिस्टल, चेन्नई, मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जोड़ने वाले नहर प्रणाली के मध्य में स्थित था। ठीक, अब अगला है 3 नंबर कि पहला भाप से चलने वाले रेल का इंजन स्टीफनसन का रॉकेट 1814 ईस्वी में बना। अब तो रेलगाड़ियाँ परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गया जो वर्ष भर उपलब्ध रहता है, सस्ता और तेज भी था और माल तथा यात्री दोनों को ढो सकता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो देखिए हिस्ट्री जो है शुरू से लास्ट तक हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग इसको हूबहू लिख देंगे, समझ लेंगे। समझने के बाद उसको हम लोग जिस तरह से अपनी भाषा में लिख सकते हैं, नंबर मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर की मैजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। तो 1867 ईस्वी में जापान में शोगुन यानी तोकुशिका वंश का शासन समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नए अधिकारी तथा सलाहकार सामने आए। ये लोग अपना सम्राट के नाम पर शासन चलाते थे। इस प्रकार देश में सम्राट फिर से सर्वा है। ठीक है, सर्वे सर्वा बन गया। उसने आगे है, उसने मेजी की उपाधि धारण की। जापान के इतिहास में इस घटना को मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के क्या कारण थे। चीनी क्रांति क्यों थे। तो जैसे चीन की जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। अभी भी चीन की जनसंख्या बहुत है। भारत में सबसे मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी वर्तमान समय में चीन में ही है। वो एक कारण था कि 1911 ईस्वी की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारक उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या थी। इससे भोजन की समस्या गंभीर होती जा रही थी। देखिए, भोजन तो सीमित मात्रा में है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा था। तो जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो भोजन की आवश्यकता तो होगी ही। तो इसलिए भोजन की समस्या गंभीर होती जा रही थी। इसके अतिरिक्त 1910-11 ईस्वी की भयंकर बाढ़ों के कारण लाखों लोगों की जान गई। तो देश में भूखमरी फैल गई। दूसरी ओर इससे लोगों में असंतोष बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह की आग भड़क उठी। कारण देखिए, दूसरे कारण प्रवासी चीनियों का योगदान था। देखिए, प्रवासी चीनियों यानी दूसरे देशों से यानी विदेशों से जो आते थे आकर चीन में बस गए थे, तो वहाँ पर वो जनसंख्या बढ़ गई थी। ये भी एक कारण था। अगला प्रश्न 7 नंबर है। प्रश्न ये है कि पुनः जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। तो पुनः जागरण के कारण लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन हुए। एक नवीन विचारों, भावनाओं तथा मान्यताओं को उदय हुआ। फिर नागरिक जीवन का महत्व बढ़ा। फिर व्यापार और उद्योगों की उन्नति हुई। चर्च और पादरी की एकाधिकार समाप्त होने से अभिव्यक्ति की आज़ादी हुई। फिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय और राजतंत्रों का विकास हुआ। व्यक्ति तथा राज्यों के संबंध के नए सिरों से प्रस्तुत किया गया। अब अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि कोपरनिकस क्रांति क्या थी। देखिए, कोपरनिकस क्रांति ये थी कि देखिए कोपरनिकस ने घोषणा किया था कि पृथ्वी के मतलब जो सारे ग्रह है, जैसे 8 ग्रह है ना, जो तो 8 ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यही था कोपरनिकस का कथन। तो कोपरनिकस ने घोषणा की कि पृथ्वी के समय ये पृथ्वी के साथ है। ठीक है, पृथ्वी के साथ होगा।
पृथ्वी के साथ सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचारधारा थी जो पूर्व की मान्यताओं के विपरीत थी। ईसाई को यह विश्वास था कि पृथ्वी स्थिर है, उसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूमते हैं। कोपरनिकस के सिद्धांत के पश्चात केपलर और गैलीलियो ने भी इस सिद्धांत का तथ्यों को सिद्ध किया। अगला प्रश्न 9 नंबर है। प्रश्न ये है कि कौन सी खाद्य वस्तु अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी। तो अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाने वाले खाद्य वस्तु थे मक्का, गेहूँ, लाल मिर्च, आलू, चीनी, कपास, ये थे अन्य देशों में भेजी जाने वाली वस्तुएं। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि सनायत सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। तो सनायत सेन के 3 सिद्धांत निम्नलिखित थे। एक है राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था मानचू, ये है मानचू होगा, ठीक है। मानचू राजवंश को सत्ता से हटाना क्योंकि उस विदेश राजवंश माना जाता था। दूसरा था कि गणतंत्र देश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना कराना। फिर है समाजवाद, पूंजी के नियमन करना तथा भूमि के स्वामित्व में बराबरी लाना, ठीक है। तो 10 प्रश्न उत्तर करवाए इस वीडियो में, ठीक है, हिस्ट्री की। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।